बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने तीसरे वीडियो में आप लोगों के लिए वर्ग 10 का इतिहास विषय लेकर उपस्थित हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे उसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। आज भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रह गए थे उन्हीं प्रश्नों को आपके समक्ष मैं चर्चा करूंगी। इसमें सबसे पहले हम लोग आज इटली के एकीकरण में मेज़नी के योगदान को बताएं। ये प्रश्न जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा के लिए। बच्चों, इटली के एकीकरण में मेज़नी के योगदान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इटली के एकीकरण में मेज़नी को इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा जाता था। मेज़नी को क्या कहा जाता था? पैगंबर। कहाँ का कहा जाता था पैगंबर? इटली के एकीकरण में मेज़नी को पैगंबर कहा जाता था। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं कर्मठ कार्यकर्ता था। वह क्या क्या था? एक दार्शनिक भी था, लेखक भी था, राजनेता भी था और इन सभी चीजों के साथ साथ वह गणतंत्र का समर्थक भी था और एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था। उसका जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। 1851 में जब जिनोवा की पिंडमोंट के अधीन कर दिया गया, 1851 में क्या हुआ? जिनेवा को पिंडमोंट के अधीन कर दिया गया। तब इसका विरोध करने वालों में मेज़नी भी शामिल था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। किस चीज की सदस्यता ग्रहण की? कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेज़नी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। बच्चों, 1831 में क्या किया? मार्सेई में यंग इटली और 1834 में क्या किया? बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया। बच्चों, इसका सदस्य बूढ़े लोग नहीं थे, इसमें सिर्फ युवा वर्ग के लोग थे, उन्हीं को इसका सदस्य बनाया गया। मेज़नी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास करता था। उसने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। किस चीज का नारा दिया? जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था। उसका जो क्या उद्देश्य था? किसका? मेज़नी का क्या उद्देश्य था? ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना। तो हमने देखा इटली के एकीकरण में मेज़नी के योगदान। अब हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। अब हम लोग देखेंगे, पहले तो देखे हम लोग इटली के एकीकरण में मेज़नी का योगदान। अब हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बच्चों, ये भी जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बच्चों इस प्रश्न को का उत्तर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रशा का राजा विलियम प्रथम बना। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रशा का राजा कौन बना? विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी था। विलियम प्रथम जो था वह क्या था? राष्ट्रवादी था तथा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने 1862 ईस्वी में, कब? 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करता है। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था वह क्या था? वह प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए किसी भी चीज को, कोई भी कदम को वह अनुचित नहीं मानता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। उसका क्या मानना था कि आदर्शवाद से नहीं और बौद्धिक भाषणों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि किस चीज से इसका समाधान हो सकता है? प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गया। किस चीज में मिल गया? उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गया। कौन मिल गया? दक्षिणी राज्य। अंतिम में जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका जो है वह काफी महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका कैसी थी, क्या थी, उसने क्या क्या किया, उसके बारे में हम लोग जान। बच्चों, अब हम लोग वियना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया और इसकी क्या उपलब्धियां थी, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था वह नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना था एवं पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना था। इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें सबसे पहला जो परिवर्तन है वह है फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। क्या किया गया? फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। रूस को क्या दिया गया? पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। और तीसरा जो पॉइंट है वह है प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। प्रशा को क्या दिए गए? उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। चौथा है हमारा पॉइंट वह है
इटली को अनेकों छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। इटली को क्या किया गया बच्चों? इटली को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह है ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। इटली को छोटे छोटे भाग में विभक्त कर दिया और ब्रिटेन को क्या किया? अनेक क्षेत्र दे दिए गए। छठा जो हमारा पॉइंट है वह है जर्मन महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। जर्मन महासंघ पर क्या किया गया? ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। और हमारा सातवां जो पॉइंट है वह है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पूर्ण स्थापना की गई। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई और फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को तिलांजलि दे दी गई। बच्चों यहाँ पर एक शब्द मैंने यूज किया है, तिलांजलि। आप लोग पता नहीं इस शब्द को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ कि तिलांजलि का मतलब है किसी चीज का त्याग कर देना, किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हमारा है, वियना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया और इसकी क्या उपलब्धियां थी, उसके बारे में मैंने आप सबों से चर्चा की। ये हमारा जो है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद आज समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके सामने इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है उसको लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।